नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। लाजवाब क्लास होने वाली है। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का अभिनंदन है, स्वागत है आपके शिक्षक भर्ती के चैनल पर, जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। बात करेंगे हिंदी पेडागोजी यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र की महत्वपूर्ण 75 प्रश्न, 75 प्रश्न ऐसे ही दोस्तों जो आपके संविदा शिक्षक सी टेट यूपी टेट पूछे गए सभी प्रश्नों का कलेक्शन यहाँ पे। ये प्रश्न अगर आपको शिक्षक बनना है, अगर आपका सपना है वाकई में आपको शिक्षक बनना चाहते हैं, अध्यापक अध्यापिका बनना चाहते हैं, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए गोल्डन वीडियो होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, ज्ञानी है दोस्तों, सभी सर्वज्ञ हैं। आई बटन पे लिंक आता जाएगा, जो भी हमने पिछली क्लासेस की है उसका लिंक आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न होने वाला हिंदी पेडागोजी में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है। इनमें से पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखेंगे। अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है? जो अहम केंद्रित की भाषा की संकल्पना होती है दोस्तों, वह किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है? तो वह जीन पियाजे जी के घनिष्ठ के साथ जुड़ी हुई। ऑप्शन आ सकता है जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, पावलोव। आज वन लाइनर सभी प्रश्न रहेंगे। आज आपको ज़्यादा मस्तिष्क में मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं, बिना ऑप्शन के आपको सटीक आंसर बताना है। वाइगोस्की के अनुसार भाषा सीखने, शब्दों को अर्थ देने में किसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता? तो वाइगोस्की के अनुसार भाषा सीखने, शब्दों को अर्थ देने में किसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता? तो सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। प्रख्यात में उपयुक्त उपसर्ग है। अब देखिए, प्रख्यात आपका शब्द आ गया, इसमें उपयुक्त उपसर्ग पूछा गया, तो प्रख्यात में आप सभी लोग जानते हैं प्रा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, प्रख्यात में क्या उपसर्ग हो जाएगा? प्रा उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वाइगोस्की ने भाषा विकास के संदर्भ में किस बिंदु पर सबसे अधिक बल दिया? जी हाँ दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है कि आपके वाइगोस्की ने भाषा विकास के संदर्भ में किस बिंदु पर सबसे अधिक बल दिया है? तो वह बिंदु है सामाजिक अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया है। दोस्तों, प्रश्न बहुत ज़्यादा है, 75 प्रश्न है, धीरे धीरे स्पीड से करेंगे क्योंकि 75 प्रश्न हमें कंप्लीट करना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सामाजिक व्यवहार के व सांस्कृतिक नमूने अवचेतन स्तर पर ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, तो सामाजिक व्यवहार के भाषिक व सांस्कृतिक नमूने जो है आपके अवचेतन स्तर पर ग्रहण किए जाते हैं। हिंदी के सभी लाजवाब प्रश्न हैं, आपके शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न हैं। भाषा हमारी को व्यवस्थित करती है। जो हमारी भाषा है दोस्तों, वह किसको व्यवस्थित करती है? तो हमारी भाषा जो है वह विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है। सभी लोग नोट करते जाएंगे। पीडीएफ फाइल नोट्स भी आपको मिलेगा, टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा। भाषा शिक्षण पर विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले की और ही ज़्यादा निर्भर करती है। आपको ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं दोस्तों। भाषा शिक्षण पर विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा पर ही ज़्यादा निर्भर करती है। और ये लाजवाब प्रश्न है। इसी तरह आपके शिक्षा भर्ती में पूछे जाने हैं प्रश्न, ये प्रीवियस में आए हुए प्रश्न हैं और संभावित प्रश्न भी हैं। अन्य वाक्य की संकल्पना का संबंध किससे है? तो अन्य वाक्य की संकल्पना का संबंध आपके जीन पियाजे जी से है। सभी लोग नोट करते जाएंगे। जीन पियाजे जी के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ किसके माध्यम से ही विकसित होती है? तो किसके माध्यम से ही विकसित होती है? अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना। जो दोस्तों मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। अगर हम किसी ठीक है भाषा में, व्याकरण में मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं तो वह हमारे भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन। अगर कोई भी पाठ्य वस्तु है उसका हम भावपूर्ण पठन करते हैं तो भावपूर्ण जो पठन होता है वह अर्थ को समझने में मदद करता है। अगर कोई भी पाठ्य वस्तु है, गद्य है, गद्य के जैसे पढ़ें, अगर पद्यांश है तो पद्य के जैसे, कहानी, कविता, ठीक है, कविता तो कविता के जैसे, रसानुभूति से पढ़ें। तो जो भावपूर्ण जो पठन होता है उससे हमें क्या होता है? अर्थ को समझने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सी विधा का अनिवार्यता स्वर जो है पठन किया जाना अपेक्षित है? ऐसी कौन सी विधा है जिसमें अनिवार्य रूप से
स्वर पठन किया जाना अपेक्षित किया गया है, तो वह आपकी एकांकी है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ है। इसी में से ऑप्शन आएंगे, ठीक है। आज ऑप्शन नहीं है, आज केवल आपको डायरेक्ट आंसर बताया जाएगा कि कौन सी विधा का अनिवार्यता जो है स्वर पठन किया जाना अपेक्षित है, वह आपकी एकांकी होगी। सभी प्रश्न अटेंड करना अनिवार्य है सिलेक्शन पाने के लिए। पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए। दोस्तों, पढ़ने की कुशलता, अगर बच्चों में पढ़ने कुशलता का विकास करना है तो उनमें जरूरी है कि बच्चों को जो है विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए। भाषा की पाठ्य पुस्तक लोकगीतों को स्थान देना। जो भाषा की पाठ्य पुस्तक होती है उसमें लोक जो गीत होते हैं उनका स्थान देना क्या कहलाएगा? तो दोस्तों, पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों का स्थान देना भारतीय संस्कृत विशेषता से परिचित होने में मदद करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी शिक्षण विधि श्रवण कौशल के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी होती है? ऐसी शिक्षण विधि का नाम बताइए जो दोस्तों श्रवण कौशल के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी होती है। वह आपकी प्रश्नोत्तर विधि है, स्वाध्याय वाचन विधि है और भाषण विधि है। सभी लोग समझ गए होंगे। ऐसी शिक्षण विधि जो श्रवण कौशल के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है, प्रश्नोत्तर विधि, स्वाध्याय विधि और भाषण विधि, ये तीनों विधियां श्रवण कौशल के शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। किस कौशल में निपुण होने के बाद स्वराघात, बालाघात, बाजार के उतार चढ़ाव के अनुसार छात्र इस कथन को समझ सकता है? दोस्तों, समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी कौशल में निपुण होने के लिए, किसी भी कौशल में, चार महत्वपूर्ण जो कौशल है आपकी, ठीक है, तो इन कौशलों में अगर निपुण होने के बाद जो है स्वराघात, बालाघात, बाजार के जो उतार चढ़ाव होता है, उतार चढ़ाव के अनुसार छात्र जो है इस कथन को समझ सकता है। किस कथन को समझ सकता है? तो श्रवण कौशल के कथन को समझ सकता है। सभी लोग समझ जाएंगे, क्योंकि कौन से कौशल में निपुण होने के बाद? तो श्रवण कौशल में। अगर बच्चा कोई भी बालक है, बालिका है, श्रवण कौशल में निपुण हो जाता है, इसके बाद स्वराघात, बालाघात, उतार चढ़ाव के अनुसार छात्र इस कथन को समझ सकता है। आइए देखेंगे अगला प्रश्न। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम है। एनर्जी कायम रखना है, एनर्जी बरकरार रखना है, क्योंकि सिलेक्शन अनिवार्यता है, सर्वोपरि है। दोस्तों, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु क्या आवश्यक नहीं है? निगेटिव प्रश्न भी आते हैं। छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु क्या आवश्यक नहीं है? तो पाठों को, ठीक है, रटाना यह आवश्यक नहीं है कि छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का अगर विकास करना हो उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि पाठों को रटाएं। अगला प्रश्न देखिएगा। विचारात्मक अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? जो विचारात्मक अधिगम होता है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपके मस्तिष्क, आपके माइंड की होती है। बालक बालिका के मस्तिष्क, माइंड की होती है, क्योंकि बात विचारात्मक अधिगम की गई है। तो विचार करना माइंड से कनेक्ट होता है, मोरल सपोर्ट मिलता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अधिगम प्रक्रिया के द्वारा क्या नहीं किया जा सकता? दोस्तों, अधिगम प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जिसे अधिगम प्रक्रिया के द्वारा नहीं किया जा सकता? तो केवल बोलना और सीखना। अधिगम प्रक्रिया के द्वारा बोलना और सीखना नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह बच्चे की जो जन्मजात होती है। बच्चा जन्मजात बोलना और सीखना ये जन्मजात होता है। दोस्तों, प्रतिक्रिया बच्चा जन्म से ही करता है, जन्म से ही बच्चा बोलने लगता है। सर्वप्रथम जो बच्चे की माँ से मुख से आवाज़ आती है वो माँ आती है, माँ वर्ड आता है, ठीक है, ये वर्ण आता है आपका। और सीखना, तो बच्चा आपकी प्रतिक्रिया, आप हंसेंगे बच्चा भी हंसता है, ठीक है, तो प्रतिक्रिया करना यह स्वाभाविक होता है, जन्मजात होता है। तो अधिगम की प्रक्रिया के द्वारा यह नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षण की प्रक्रिया के किस आयाम में विषयों का विश्लेषण किया गया है? जी हाँ दोस्तों, शिक्षण की प्रक्रिया में किस आयाम में विषयों का विश्लेषण किया गया है? तो तुलना में जो है विषयों का विश्लेषण किया गया है। अगला प्रश्न देखिए। सीखना व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों का परिमार्जन है, यह किस विद्वान द्वारा कहा गया है? स्टेटमेंट है, कथन है, और पता है एक दो प्रश्न जरूर आते हैं, सिलेक्शन पाना है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न आपके लिए सर्वोपरि होने वाले हैं और सर्वोपरि मानना चाहिए दोस्तों। अपने आप में सभी प्रश्न लाजवाब होते हैं।
तो सीखना व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों का परिमार्जन है। यह किस विद्वान द्वारा कहा गया है? तो ये जी मर्फी द्वारा कहा गया है। ठीक है, किसके द्वारा? जी मर्फी द्वारा कहा गया है। और ये सभी प्रश्न दोस्तों सी टेट, यूपी टेट, संविदा वर्ग 1, 2, 3 इन सभी रीट एग्जाम में सभी टीटी एग्जामों का कलेक्शन किया गया है। ये प्रश्न बहुत ही जरूरी है सिलेक्शन पाने के लिए। आइए देखेंगे अगला प्रश्न। किस विधि के अंतर्गत बालक को स्वर तथा व्यंजन का मौका जो है ज्ञान दिया जाता है, मौके का ज्ञान दिया जाता है? कौन सी विधि के अंतर्गत? दोस्तों वर्ण विधि के अंतर जो है बालकों को स्वर तथा व्यंजन के मौकों का ज्ञान दिया जाता है, वर्ण विधि के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न देखिए, व्याकरण के माध्यम से भाषा के किस भाग की जानकारी मिलती है? तो व्याकरण के माध्यम से भाषा के नियम किस भाग की जानकारी मिलती है? तो भाषा के नियम की जानकारी मिलती है। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, आपका अपना परिवार है, लाजवाब है, क्लास चलती रहेगी, क्लास नहीं रुकने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रण किए हैं, प्रण सिलेक्शन है दोस्तों, प्रण सिलेक्शन है, सर्वोपरि सिलेक्शन है। जी हाँ दोस्तों, सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन है। हर भाई बहन, हर गृहिणी, हर जिसका सपना है शिक्षक बनना, सभी का स्वागत अभिनंदन है दोस्तों। आइए, प्रश्न बड़ा है लेकिन सब लाजवाब प्रश्न है, समझने वाली बात है, क्योंकि आप लोग ज्ञानी है, सर्वज्ञ हैं। सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है। यह शिक्षण अधिगम सामग्री के संदर्भ में किस विद्वान के विचार हैं? एक बार और रिपीट करूंगा कि सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई जो पाठ सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है। यह शिक्षण आपकी अधिगम सामग्री के संदर्भ में किस विद्वान के विचार हैं? तो ये आपके डेट के हैं। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम जब, ठीक है, अपोजिट लिंग वाले जब मिलते हैं, ठीक है, बॉयज जब गर्ल मिलते हैं तो सबसे पहले डेट करते हैं। क्या करते हैं भैया? डेट पे गए हैं, ठीक है, डेट पे जाते हैं, डेट पे जाते हैं यानी समय निकालते हैं मिलने के लिए, ठीक है। तो यही आपका है कि जो कक्षा या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है। यह शिक्षण अधिगम सामग्री किसके संदर्भ में है? तो डेट विद्वान के संदर्भ में है। कई बार ऐसा होता है कि जो शिक्षार्थी होता है शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए विषयों को समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप लोग सभी लोग भाभी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, एक बार दिल से बताइए, सोच के बताइए कि कई बार ऐसा होता है, आप लोग फेस किए होंगे कि शिक्षार्थी जो हैं शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए विषय को समझ नहीं पाते। आप पढ़ाते हैं लेकिन विद्यार्थी बालक बालिकाएं नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आप शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? तो उसे दिए गए विषय को उदाहरण द्वारा समझाना चाहिए। जिस विषय को बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो उससे अकॉर्डिंग, उससे आपके समथिंग रिलेटिव आप एग्जाम्पल बताइए, उदाहरण बताइए, और उदाहरण के द्वारा उस बच्चे को समझने, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए, समझाना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, पलक एक शब्द व्याकरण शास्त्र की पुस्तकों की पढ़कर व्याकरण सीखने का प्रयास करती है। पलक किसका नाम है? पलक एक बालिका है जो एक शब्द व्याकरण शास्त्री की पुस्तकों को पढ़कर व्याकरण सीखने का प्रयास करती है। ये एक व्याकरण शास्त्री हैं, एक शब्द, ठीक है, तो एक शब्द व्याकरण शास्त्री है, उनकी पुस्तक को पढ़ने से व्याकरण सीखने का प्रयास करती है पलक, एक बालिका। तो उसका यह प्रयास जो है भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत को दर्शाता है? कोई भी बालक या बालिका है, आप समझ सकते हैं, एक शब्द व्याकरण शास्त्री की पुस्तक लेकर वह व्याकरण सीखने का प्रयास करती है, कितना बड़ा वह उसके पास हौसला होगा। तो यह जो हौसला है, यह जो प्रयास है, भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत को दर्शाता है? दोस्तों यह आपके भाषा शिक्षण के प्रयोग विधि को दर्शाता है। प्रयोग विधि का जो सिद्धांत है उसको दर्शाता है, क्योंकि यह प्रयोग कर रहा है, कोशिश कर रही है बच्ची। देखेंगे अगला प्रश्न, मोनिका पहली कक्षा को खेल द्वारा वर्ण सिखाती है। मोनिका है पहली कक्षा को जो है खेल द्वारा वर्ण सिखाती है। यह किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? कोई भी गृहिणी, कोई भी भाई बहन जिनका नाम मोनिका होगा, हो सकता है क्लास देख रही होंगी, तो मोनिका एक शिक्षिका है, अध्यापिका है और पहली कक्षा के बच्चों को खेल द्वारा वर्ण सिखाती है। तो यह किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? तो यह मनोरंजन के अंतर्गत आएगा।
खेल खेल के साथ पढ़ाई करना ही यही मनोरंजन शिक्षण का सिद्धांत कहलाएगा। और पेडागॉजी का अर्थ क्या होता है, सभी लोग बताएंगे। तो पेडागॉजी का अर्थ होता है शिक्षण शास्त्र। हम हिंदी में शिक्षण शास्त्र बोलते हैं और आपके अंग्रेजी में पेडागॉजी बोलते हैं। ठीक है, आइए देखेंगे अगला प्रश्न। सीखना एवं उपलब्धि एक दूसरे से संबंधित है। तो सीखना एवं उपलब्धि एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में संबंधित है। सीखने के परिणाम में प्राप्त होता है। तो सीखने के परिणाम में क्या प्राप्त होता है, उपलब्धि प्राप्त होता है। कोई भी जब सीखेंगे जब उसका परिणाम आएगा तो आप जो सीखते हैं उस पर उपलब्धि आपको प्राप्त हो जाती है। तो सीखने का परिणाम से प्राप्त आपका उपलब्धि होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सीखना एवं उपलब्धि सामान्यतः संबंधित है। तो सीखना एवं उपलब्धि जो है सामान्यतः किससे संबंधित है, तो आपके सकारात्मक व धनात्मक रूप से संबंधित है। काल्विन के अनुसार अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन होने का कारण है। आपके काल्विन एक वैज्ञानिक है दोस्तों, उनके अनुसार जो है अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन होने का कारण अनुभव है। कोई भी अधिगम करता है उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, मतलब उसके पास अनुभव प्राप्त हो गया। अनुभव के कारण ही उसके अधिगमकर्ता जो होता है उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। लाजवाब सभी प्रश्न है, वीडियो को लाइक शेयर करते जाएंगे। आपका अपना परिवार है, मोटिवेशन डाउन नहीं करना है, मोरल मोटिवेशन कायम रखना है, नैतिकता को बनाए रखना है, क्योंकि आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। दोस्तों प्रश्न देखेंगे। प्रतिचारों के सही चुनाव करने पर अधिगम प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। जो प्रतिचारों को अगर आप सही चुनाव कर रहे हैं तो उस पर अधिगम प्रक्रिया का सकारात्मक और धनात्मक रूप से प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपके ठीक है सही चुनाव करना है तो सकारात्मक और धनात्मक होगा। लक्ष्य की प्राप्ति न होने पर अधिगम प्रक्रिया को माना जाता है। दोस्तों कोई भी बालक या बालिका है, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, अगर उसको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है तो ऐसा अधिगम जो प्रक्रिया कैसा माना जाएगा, तो पूर्णतः सफल माना जाएगा। लक्ष्य की प्राप्ति न होने पर अधिगम प्रक्रिया को माना जाएगा, क्या माना जाएगा, पूर्णतः सफल माना जाएगा। ये कैसे हो गया भैया, लक्ष्य की प्राप्ति न होने पर अधिगम प्रक्रिया को माना जाएगा तो पूर्णतः क्या माना जाएगा, सफल माना जाएगा कि असफल माना जाएगा। इस पर डाउट है, सभी लोग कमेंट करेंगे। लास्ट में हम इसका डाउट क्लियर करेंगे कि क्या होगा, सफल होगा या असफल होगा। प्रभाव के नियम के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सहयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रभाव का जो नियम है आपका, उनके अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया का जो सहयोग जो है सुखद और दुखद दोनों रूप में होता है। तो सीखने के नियम प्रमुख रूप से है, तो सीखने का नियम 3 है, मैंने आपको बताया सीखने के नियम की 3 है। ठीक है, गौण नियम 5 है, आपको पता होगा। सीखने के नियम 3 है, गौण नियम 5 है, तत्परता का नियम हो गया इनमें से एक। ठीक है, बाकी 2 नियम भी आगे बताने वाले हैं। सीखने के नियमों का प्रयोग प्रमुख रूप से होता है। तो सीखने के नियम का प्रयोग प्रमुख रूप से कहाँ पर होता है, तो कक्षा कक्ष के शिक्षण में किया जाता है। और सीखने के नियम में प्रभाव एवं तत्परता के नियम प्रणेता है। मैंने प्रभाव का नियम बताया, तत्परता का नियम बताया दोस्तों, ये सभी सीखने के नियम है। तो इन दोनों को बताइए कि सीखने के नियम में प्रभाव एवं तत्परता के नियम किसके प्रणेता है, तो थार्नडाइक के हैं भैया। थार्नडाइक ने बताया, थार्नडाइक ने क्या बताया था कि सीखने के 3 नियम है। ठीक है, और गौण नियम कितने हैं, तो 5 आपके गौण नियम है। तो नोट कर लेंगे सभी लोग। ये किसने बताने वाले आपके प्रणेता कौन है, तो थार्नडाइक महोदय हैं। शिक्षण के बाल केंद्रित सिद्धांत में शिक्षक की भूमिका होती है। तो शिक्षण के बाल केंद्रित अगर शिक्षण है तो उस सिद्धांत में शिक्षक की भूमिका जो है छात्र के सहयोगी रूप में होती है। ठीक है, तो सबसे मित्र, इसीलिए बालक का मित्र जो है क्या बोला जाता है, शिक्षक का मित्र ब्लैक बोर्ड होता है। सभी लोग जानते हैं शिक्षक का सबसे बड़ा मित्र ब्लैक बोर्ड होता है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड के माध्यम से ही बच्चों को वह पढ़ा पाता है, समझा पाता है, तो ब्लैक बोर्ड हो जाएगा। और शिक्षण के बाल केंद्रित सिद्धांत में शिक्षक की भूमिका जो है छात्र के सहयोगी रूप में होती है। और भाषा शिक्षण में व्यापकता का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो भाषा शिक्षण में जो व्यापकता के सिद्धांत संबंधित है व्याकरण के संपूर्ण व्यवस्था तथा भाषाई कौशल की शिक्षण से संबंधित है। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के
प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से होता है। सभी लोग कमेंट करेंगे। सभी मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से शिक्षक से होता है। जी हाँ, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों प्रस्तुतिकरण कौन करता है? नोट कर लें, एक लाइन दी गई है प्रश्न में, प्रस्तुतिकरण, तो प्रस्तुत कौन करता है भैया? शिक्षक करते हैं। तो प्रस्तुतिकरण का संबंध शिक्षक से ही होगा। और अगला प्रश्न यह है, भाषा शिक्षण के चुनाव की जाने वाली शिक्षण विधि आधारित होनी चाहिए। भाषा शिक्षण के चुनाव की जाने वाली शिक्षण जो आधारित होती है वह बाल केंद्रीकरण पर होनी चाहिए। दोस्तों प्रश्न 75 प्रश्न है, कोई मामूली बात नहीं कर रहा हूँ। लगातार ये क्लास चल रही है, लगातार प्रश्न यहाँ पे 75 आपको नॉन स्टॉप आपको मिलेंगे। तो भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना है। जो आपकी भाषा शिक्षण होती है वह सरल से कठिन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, तो सरल से कठिन की ओर जो शिक्षण विधि होती है वह शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है। और शिक्षक द्वारा समान रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है दोस्तों? तो शिक्षक द्वारा समान रूप में बालक में जो है श्रवण कौशल का विकास किया जाता है। श्रवण कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। श्रवण कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस में? कहानी, कविता, निबंध, शिक्षण संबंधी नियमों को सुनाकर किया जाता है। तो भाषा प्रमुख रूप से माध्यम होती है। तो भाषा सभी लोग जानते हैं जो प्रमुख रूप से माध्यम आपके संप्रेषण का माध्यम होती है। राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की स्थापना करना कार्य है। अगर आप लोग शिक्षक हैं, आप लोग राष्ट्र निर्माता में सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का होता है। तो राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की स्थापना करना कार्य किसका है? तो यह भाषा का कार्य है। ठीक है दोस्तों, आइए देखेंगे अगला प्रश्न। सरल वाक्य की रचना करना सीखने का संबंध किससे होता है? तो आपके व्याकरण से होता है। कोई भी सरल वाक्य है, अगर उसकी रचना करना सीखना हो तो यह संबंध आपके व्याकरण से होता है। अगर आपसे व्याकरण आ रहा है तो किसी भी सरल वाक्य की आप रचना करना सीख सकते हैं। तो मानक जो भाषा होती है उसका संबंध किससे होता है? तो मानक भाषा का संबंध व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भाषा से होता है। मानक भाषा का संबंध जो है व्याकरण की दृष्टि से आपके शुद्ध भाषा से होता है। विराम चिन्हों के उचित प्रयोग का संबंध किससे होता है? तो विराम चिन्हों के उचित प्रयोग का संबंध आपके व्याकरण से होता है। विविधता से मुक्त कक्षा कक्ष का संबंध जो है किससे होता है? तो छात्रों की विविध योग्यता से होता है। विविधता से युक्त कक्षा कक्ष में शिक्षण करना माना जाता है, चुनौतीपूर्ण माना जाता है। विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग उपयुक्त होता है। तो विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग जो है विविधता से युक्त कक्षा में होता है। आदर्श वाचन के माध्यम से दूर की जाती है। तो आदर्श वाचन के माध्यम से वाचन एवं पठन संबंधी कठिनाई को दूर किया जाता है। विराम चिन्ह के प्रयोग से संभव होता है। तो विराम चिन्ह के प्रयोग से प्रभावी लेखन संभव होता है। विराम चिन्ह का प्रयोग सीखना संबंधित है। तो विराम चिन्ह का प्रयोग सीखना किससे संबंधित है? तो आपके व्याकरण शिक्षण से संबंधित है। विराम चिन्हों के त्रुटिपूर्ण प्रयोग से वाक्य के स्वरूप का प्रभाव पड़ता है। विराम चिन्हों के त्रुटिपूर्ण प्रयोग से वाक्य के स्वरूप का प्रभाव पड़ता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वाक्यों की सार्थक रचना में भूमिका होती है। जो भी वाक्य होते हैं उनकी सार्थक रचना में भूमिका व्याकरण शिक्षण की होती है। व्याकरण भाषा का क्या है? तो व्याकरण जो है भाषा का आत्म तत्व है। आप लोग समझ सकते हैं, व्याकरण है तो भाषा है, उसका अस्तित्व है, सब कुछ है। तो व्याकरण भाषा का आपका आत्म तत्व माना जाएगा। और अगला प्रश्न यह है कि का, खा, गा उच्चारण किसका परिणाम है दोस्तों? का, खा, गा उच्चारण जो परिणाम है ये आपके क्षेत्रीय बोलियों का परिणाम है। तो क्लासेज ये आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में छोटा सा प्यारा सा कमेंट करते जाएंगे। क्लासेज नॉन स्टॉप चल रही है, जब तक आपके 75 प्रश्न कंप्लीट नहीं हो जाएंगे क्लासेज नहीं रुकने वाली है। जी हाँ, राम के परिवार में डिब्बा को सभी डब्बा कहते हैं। क्या लाजवाब प्रश्न आ गया। राम के परिवार में कोई भी बालक या बालिका उसके परिवार में डिब्बा को डब्बा बोलते हैं। तो डिब्बा को डब्बा बोलना यह कारण क्या हो जाएगा? तो अशुद्ध उच्चारण वाले व्यक्तियों के संपर्क में है राम, इसलिए वह डिब्बा को डब्बा बोल रहा है। वैसे आपका सही अर्थ डिब्बा है, लेकिन डब्बा वह क्या बोल रहा है?
अशुद्ध उच्चारण वाले बोलने वाले हैं और उसके संपर्क में है, इसलिए बच्चा वो भी डिब्बा को डब्बा बोल रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति एवं संकोच का होना कारण बनता है। जब कोई छात्र है मौखिक अभिव्यक्ति एवं संकोची व्यक्ति हो जाता है, संकोच प्रवृत्ति का बालक या बालिका हो जाता है, तो कारण क्या बनता है? तो अशुद्ध उच्चारण का बनता है। मौखिक अभिव्यक्ति में संकोच का होना कारण अशुद्ध उच्चारण होता है। और आपके हकलाने और दूध लाने की प्रक्रिया जो है कारण मानी जाती है। हकलाने और दूध लाने की प्रक्रिया का कारण जो है आपके शारीरिक विकृति का माना जाता है। और शिक्षक के अशुद्ध उच्चारण के परिणाम स्वरूप छात्र करते हैं। अगर कोई भी शिक्षक आप लोग शिक्षक है, शिक्षिकाएं हैं, अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, अगर आप लोग अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो बच्चे जो है परिणाम स्वरूप जो है छात्र करते हैं। छात्र क्या करेंगे? आप शिक्षक शिक्षिकाएं अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, उनके लिए आप लोग सब कुछ है, गुरु हैं। जब गुरु ही अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो अशुद्ध उच्चारण अशुद्ध लेखन होगा। क्योंकि आप अगर इमला बोलते हैं, बच्चों को लिखने के लिए बोलते हैं, अगर आप अशुद्ध बोलेंगे तो बच्चे वही लिखेंगे, तो बच्चे में लेखन का विकार हो जाएगा। बच्चे अच्छे तरीके से अशुद्ध लिखना शुरू कर देंगे। तो अशुद्ध उच्चारण अशुद्ध लेखन होता है। अगर उच्चारण शुद्ध है तो लेखन भी आपका शुद्ध ही आएगा। विदुषी छात्रा के स्थान पर विद्वान छात्रा लिखना उदाहरण है। ठीक है, विदुषी छात्रा के स्थान पर जो है विद्वान छात्रा लिखना उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? तो यह आपके लिंग संबंधी त्रुटि का उदाहरण है। क्योंकि विदुषी जो है छात्रा है और इसके स्थान पर विद्वान छात्रा लिख दिया गया, तो यह लिंग संबंधी क्या हो गया? त्रुटि हो गई यहाँ पर। जी हाँ, लिंग संबंधी त्रुटि हो गई। तो ये क्लास आपके कैसी लगी दोस्तों? ये थे आज के बेहतरीन लाजवाब प्रश्न। आप लोगों की क्लास कैसे लगी? एनर्जी फुल क्लास थी, मुझे बहुत पसंद आया। क्योंकि आप लोगों का और आप लोगों तक पहुंचना, आप लोगों तक मेरी ये बातें जानकारी पहुंचाना, मुझे गर्व महसूस होता है। मैं अपने आप में गर्व महसूस करता हूं कि आप लोग इस परिवार का हिस्सा हैं। दोस्तों, जितने भी भाई बहन मेरे चैनल यानी कि आपका अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लिया है जायसवाल कोचिंग सेंटर को, सभी को धन्यवाद है। क्लासेस लगातार कंटिन्यू चलेगी, नॉन स्टॉप आपको सीरीज मिलेगी, नॉन स्टॉप क्वेश्चन आएंगे, सभी आपके एग्जाम पैटर्न सिलेबस पर रहेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।